गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों भारत का भूगोल, जिसकी आज है 7वीं क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भूकंप या अर्थक्वेक के बारे में, जहां से एक क्वेश्चन पक्का आता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो या किसी स्टेट का एग्जाम हो। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा और ये गारंटी है दोस्तों, ये सेशन देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से छूटेगा नहीं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो गगन जीएस स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। भूकंप या अर्थक्वेक पढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग एक बार अर्थ की संरचना जान लीजिए, जिससे आपको भूकंप अच्छी तरह से समझ आएगा और इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार आप लोग अर्थ की संरचना देख लीजिए। तो अर्थ की संरचना दोस्तों लगभग ऐसी होती है, जिसके सबसे ऊपरी परत में होता है क्रस्ट और बीच वाली परत को कहा जाता है दोस्तों मेंटल, और सबसे लास्ट परत को कहा जाता है दोस्तों कोर। तो हम लोगों को यहां से मतलब है सिर्फ क्रस्ट से, बाकी और जब हम लोग पृथ्वी की संरचना पढ़ेंगे उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। बस आप लोग यहां पर सिर्फ क्रस्ट पर फोकस करिए। तो जो क्रस्ट होती है दोस्तों, वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह होती है और क्रस्ट के सबसे ऊपरी भाग को कहा जाता है दोस्तों स्थल मंडल, या इंग्लिश में इसे कहा जाता है लिथोस्फीयर। तो बस आप लोग यहां पर इतना ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी की संरचना में जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है उसे कहा जाता है क्रस्ट, और क्रस्ट में जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे कहा जाता है स्थल मंडल या लिथोस्फीयर। और इसी क्रस्ट में मौजूद होती है दोस्तों टेक्टोनिक प्लेट, जिसके मूवमेंट या हलचल से उत्पन्न होता है कंपन, और इसी कंपन को कहा जाता है भूकंप। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये क्रस्ट समझ आया होगा। बाकी इसे दोस्तों हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब पृथ्वी की संरचना पढ़ेंगे, वहां पर बस आप लोग यहां पर थोड़ा सा क्रस्ट को समझ लीजिए कि ये कहां पर होता है पृथ्वी की संरचना में। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों अब भूकंप। तो जैसा कि हम लोग पढ़े दोस्तों कि पृथ्वी की संरचना में जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे कहा जाता है क्रस्ट, और इस क्रस्ट में मौजूद होते हैं टेक्टोनिक प्लेट, और इन प्लेटों के हलचल के कारण पृथ्वी के क्रस्ट में कंपन उत्पन्न हो जाता है, और इसी कंपन को कहा जाता है दोस्तों भूकंप या अर्थक्वेक या भूचाल। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पृथ्वी के क्रस्ट में मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों के हलचल के कारण पृथ्वी के क्रस्ट में कंपन उत्पन्न हो जाता है, और इसी कंपन को कहा जाता है भूकंप। और कंपन को समझने के लिए दोस्तों आप लोग एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के स्थल मंडल, या जिसे इंग्लिश में लिथोस्फीयर कहा जाता है, वहां पर दोस्तों जब प्लेटों में हलचल होती है तो ऊर्जा मुक्त होने लगती है, और जब ऊर्जा मुक्त होने लगती है पृथ्वी के स्थल मंडल या लिथोस्फीयर में, तो वहां पर भूकंपीय तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं, और इन्हीं तरंगों के कारण पृथ्वी के क्रस्ट में उत्पन्न हो जाता है कंपन, जिसे कहा जाता है भूकंप या अर्थक्वेक। तो और इसकी कॉन्सेप्ट को और अच्छा करने के लिए दोस्तों थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं जब कोई काम होता है तो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है। तो जैसे कि दोस्तों जब प्लेटों में हलचल होगी क्रस्ट में पृथ्वी के, तब वहां पर एनर्जी रिलीज हो जाती है पृथ्वी के स्थल मंडल या लिथोस्फीयर में, जिसके कारण वहां पर भूकंपीय तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं, और इन्हीं भूकंपीय तरंगों के कारण पृथ्वी के क्रस्ट में उत्पन्न हो जाता है कंपन, और इसी कंपन को कहा जाता है भूकंप या अर्थक्वेक। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको भूकंप की डिफिनीशन समझ आई होगी। तो आइए अब दोस्तों देखते हैं इसके आगे। अब देख लीजिए दोस्तों
भूकंप कितने प्रकार से आता है? तो सबसे पहला और सबसे मुख्य है दोस्तों टेक्टोनिक भूकंप, और ये आता है जब क्रस्ट में उपस्थित टेक्टोनिक प्लेटों के बीच में हलचल या मूवमेंट होती है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो टेक्टोनिक भूकंप होता है ये आता है क्रस्ट में उपस्थित टेक्टोनिक प्लेटों के हलचल या मूवमेंट के कारण। इसके बाद दूसरा है दोस्तों ज्वालामुखी भूकंप, और ये आता है दोस्तों ज्वालामुखी के कारण। और ज्वालामुखी भूकंप आता है दोस्तों या तो ज्वालामुखी के आने से पहले आएगा और नहीं तो ज्वालामुखी के आने के बाद आएगा। तो बस आप लोग यहाँ पर इतना चीज ध्यान रखिएगा कि ज्वालामुखी भूकंप आता है ज्वालामुखी के आने से पहले या ज्वालामुखी के आने के बाद। और इसके बाद तीसरा है दोस्तों पतन भूकंप या कोलैप्स अर्थक्वेक, और ये पतन भूकंप आता है दोस्तों खनन के कारण। जब पृथ्वी पर खनन किया जाता है तब आता है दोस्तों पतन भूकंप या कोलैप्स अर्थक्वेक। और चौथा है दोस्तों विस्फोट भूकंप या एक्सप्लोजिव अर्थक्वेक, और ये आता है दोस्तों जब पृथ्वी पर कोई परमाणु परीक्षण किया जाता है। तो बस यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो विस्फोट भूकंप या एक्सप्लोजिव अर्थक्वेक होता है यह एक कृत्रिम या मानव मेड भूकंप है, और ये तब होता है दोस्तों जब कहीं पर कोई परमाणु परीक्षण किया जाता है। तो बस आप लोग इसे एक बार और देख लीजिए दोस्तों कि भूकंप के प्रकार में जो पहला है वो है टेक्टोनिक भूकंप, और ये टेक्टोनिक भूकंप आता है पृथ्वी क्रस्ट में उपस्थित टेक्टोनिक प्लेटों के मूवमेंट या हलचल से। और दूसरा है दोस्तों ज्वालामुखी भूकंप, ये आता है ज्वालामुखी के कारण, और ये ज्वालामुखी भूकंप आएगा या तो ज्वालामुखी के आने से पहले या तो ज्वालामुखी के आने के बाद। और तीसरा है दोस्तों पतन भूकंप या कोलैप्स भूकंप या अर्थक्वेक, और ये आता है दोस्तों खनन के कारण। और चौथा है विस्फोट भूकंप या इसे कहा जाता है एक्सप्लोजिव अर्थक्वेक, और ये होता है दोस्तों एक कृत्रिम या मानव द्वारा उत्पन्न किया गया भूकंप या मैन मेड अर्थक्वेक। और ये आता है दोस्तों जब किसी स्थान पर कोई परमाणु परीक्षण किया जाता है तब। तो ये तो हो गया दोस्तों भूकंप या अर्थक्वेक के बारे में एक शॉर्ट ओवरव्यू। और इसके बाद देखिए जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है उसे कहा जाता है क्रस्ट, और इसी क्रस्ट के अंदर एक पॉइंट या बिंदु होता है जिसे कहा जाता है फोकस या हाइपोसेंटर, और इसी फोकस या हाइपोसेंटर पर उत्पत्ति होती है भूकंप की। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है क्रस्ट, और इसी क्रस्ट के अंदर एक बिंदु या पॉइंट होता है जिसे कहा जाता है फोकस या हाइपोसेंटर, और यह जो फोकस या हाइपोसेंटर होता है यहीं पर भूकंप की उत्पत्ति होती है या भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। और इसके बाद दोस्तों जो ये फोकस होता है या हाइपोसेंटर जिसे कहा जाता है जो कि होता है क्रस्ट के अंदर, उसके दोस्तों ठीक 90 डिग्री या परपेंडिकुलर या लंबवत क्रस्ट के ऊपर एक बिंदु या पॉइंट होता है जिसे कहा जाता है अधिकेंद्र या ईपी सेंटर, और इसी अधिकेंद्र या ईपी सेंटर पर दोस्तों भूकंप द्वारा सबसे ज्यादा नुकसान या क्षति पहुंचाई जाती है। तो इतना चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह या परत होती है या जिसे लेयर भी कहा जाता है उसको कहते हैं क्रस्ट, और इस क्रस्ट के अंदर एक पॉइंट या बिंदु होता है जिसे कहा जाता है फोकस या हाइपोसेंटर, और इसी फोकस या हाइपोसेंटर पर भूकंप की उत्पत्ति होती है या भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। और इस फोकस या हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर या जिसे कहिए 90 डिग्री या लंबवत या परपेंडिकुलर
क्रस्ट के एकदम ऊपर या कहिए कि पृथ्वी के सतह पर एक बिंदु होता है या पॉइंट होता है जिसे कहा जाता है अधिकेंद्र या ईपी सेंटर। वहीं पर दोस्तों भूकंप द्वारा सबसे ज्यादा क्षति या नुकसान पहुंचाया जाता है। और इसके बाद दोस्तों आइए देखते हैं एक एक करके भूकंप की जो इंपॉर्टेंट शब्दावली है उसको, जहां से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहले देखिए दोस्तों आप लोग सिस्मोलॉजी। तो भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है सिस्मोलॉजी। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि सिस्मोलॉजी कहा जाता है भूकंप के अध्ययन को या स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। और इसके बाद देखिए दोस्तों आप लोग रिएक्टर स्केल। तो रिएक्टर स्केल जो होता है दोस्तों यह एक प्रकार का लॉगरिथमिक पैमाना या स्केल होता है जो कि होता है 0 से लेकर 9 तक। और ये रिएक्टर स्केल बताता है दोस्तों भूकंप की तीव्रता। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा कि रिएक्टर स्केल एक लॉगरिथमिक पैमाना या स्केल होता है जो कि होता है 0 से लेकर 9 तक। और रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है। और इसके बाद देखिए दोस्तों आप लोग मर्कल्ली स्केल। और ये मर्कल्ली स्केल होता है दोस्तों ये भूकंप तीव्रता को रिकॉर्ड करता है। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है और यह एक लॉगरिथमिक पैमाना या स्केल है जो कि होता है 0 से लेकर 9 तक। और मर्कल्ली स्केल ये भूकंप तीव्रता को रिकॉर्ड करता है। तो रिएक्टर स्केल भूकंप तीव्रता को मापता है और मर्कल्ली स्केल भूकंप तीव्रता को रिकॉर्ड करता है। इसके बाद देखिए दोस्तों सिस्मोग्राफ। और ये सिस्मोग्राफ दोस्तों भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों जो रिएक्टर स्केल होता है ये एक लॉगरिथमिक स्केल होता है 0 से लेकर 9 तक और यह भूकंप की तीव्रता को मापता है। और मर्कल्ली स्केल यह भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है और सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है। इसके बाद आप लोग देखिए दोस्तों फोकस या हाइपोसेंटर। तो पृथ्वी सतह के नीचे का वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे कहा जाता है फोकस या हाइपोसेंटर। और अधिकेंद्र या एपिसेंटर के बारे में जान लीजिए दोस्तों कि पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो फोकस के सबसे नजदीक हो उसे कहा जाता है अधिकेंद्र या एपिसेंटर। तो इतना चीज आप लोग दोस्तों यहां से ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आप लोग देखिए भूकंपीय तरंगे या सिस्मिक वेव। और आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा कि भूकंपीय तरंगे या सिस्मिक वेव होती हैं PSL। यहां पर आप लोग पाकिस्तान सुपर लीग मत समझिएगा, यहां पर PSL है भूकंपीय तरंगे या सिस्मिक वेव, जहां पर P4 हो गया दोस्तों प्राइमरी वेव, S4 हो गया सेकेंडरी वेव और L4 हो गया लब वेव। तो भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं जो कि हैं PS और L। शॉर्ट में दोस्तों आप लोग याद रखिएगा PSL। सबसे पहले आप लोग देखिए दोस्तों प्राइमरी वेव या जिसे कहा जाता है प्राथमिक तरंगे। तो जो प्राइमरी वेव या प्राथमिक तरंगे हैं वो दोस्तों अधिकेंद्र या एपिसेंटर पर सबसे पहले पहुंचती हैं। और जो प्राइमरी वेव या प्राथमिक तरंगे होती हैं उनकी जो स्पीड होती है दोस्तों वो होती है 7.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और ये एपिसेंटर या अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचती हैं। और प्राइमरी वेव की जो स्पीड होती है दोस्तों वो सबसे अधिक होती है इन तीनों वेवों या तरंगों में। इतना चीज आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों जो प्राइमरी वेव या प्राथमिक तरंगे होती हैं वो
तीनों माध्यम में संचारित या मूव हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी तरंगे या प्राइमरी वेव वो दोस्तों ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में संचारित या मूव हो सकती हैं। और प्राइमरी जो तरंगे होती हैं दोस्तों, उनकी जो उत्पत्ति होती है वो फोकस या हाइपोसेंटर से इनकी उत्पत्ति होती है। और प्राइमरी जो तरंगे होती हैं दोस्तों, उन्हें कहा जाता है अनुदैर्ध्य तरंगे। तो इतना चीज आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा कि जो प्राइमरी तरंगे या प्राइमरी वेव होती हैं वो अधिकेंद्र या एपिसेंटर पर सबसे पहले पहुंचती हैं और इनकी स्पीड सबसे अधिक होती है इन तीनों तरंगों में, जो कि होती है 7.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और प्राइमरी वेव या प्राथमिक तरंगे दोस्तों तीनों माध्यम में संचारित या मूव कर सकती हैं। अर्थात जो प्राइमरी वेव या प्राथमिक तरंगे हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में संचारित हो सकती हैं। और प्राइमरी वेव की जो उत्पत्ति होती है वो होती है फोकस से या जिसे कहा जाता है हाइपोसेंटर। और प्राइमरी जो तरंगे या वेव होती हैं उन्हें अनुदैर्ध्य तरंग भी कहा जाता है। इतना चीज आप लोग प्राइमरी वेव से ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों सेकेंडरी वेव या द्वितीयक तरंगे। और ये जो सेकेंडरी वेव या द्वितीयक तरंगे हैं दोस्तों, ये केवल ठोस में संचारित या मूव हो सकती हैं और जो इनकी स्पीड होती है वो होती है 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और सेकेंडरी वेव को दोस्तों कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंगे या गौण तरंगे और इसकी भी उत्पत्ति होती है फोकस से। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, जो सेकेंडरी वेव या द्वितीयक तरंगे होती हैं वे केवल ठोस में संचारित या मूव हो सकती हैं और इनकी जो स्पीड होती है वो 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और जो सेकेंडरी वेव या द्वितीयक तरंगे हैं इन्हें अनुप्रस्थ या गौण तरंगे भी कहा जाता है और इनकी भी उत्पत्ति फोकस या हाइपोसेंटर से होती है। और इसके बाद दोस्तों लास्ट है लव वेव या लव तरंगे, जिसे लॉन्ग वेव भी कहा जाता है या सतही तरंगे या सरफेस वेव भी कहा जाता है। और ये होती है दोस्तों सबसे खतरनाक। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो लव तरंगे, लॉन्ग वेव या सतही तरंगे या जिसे सरफेस वेव भी कहा जाता है वो सबसे खतरनाक होती हैं। तो जैसा नाम से भी है दोस्तों, जहाँ पर लव आ जाता है वो चीज़ डेंजरस या खतरनाक हो ही जाता है। तो आप लोग इससे ध्यान रखिएगा कि यल तरंगे या यल वेव, जिसे लव तरंगे कहा जाता है या इसी को लॉन्ग वेव या सतही तरंगे या सरफेस वेव कहा जाता है, वो सबसे डेंजरस या मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होता है दोस्तों पी, एस और यल में। और जो ये यल तरंगे या लव वेव है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति होती है अधिकेंद्र या ईपी सेंटर पर और जो इसकी स्पीड होती है दोस्तों वो सबसे कम होती है। तो स्पीड के संदर्भ में आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो प्राइमरी तरंगे हैं उसकी स्पीड होती है सबसे ज़्यादा, उसके बाद दोस्तों होती है सेकेंडरी तरंगों की और उसके बाद सबसे जो कम स्पीड होती है वो होती है यल तरंगों की। और ये जो यल तरंगे या लव वेव है ये सबसे डेंजरस या सबसे खतरनाक है और इसकी उत्पत्ति होती है अधिकेंद्र या ईपी सेंटर पर और यह सबसे कम गति की होती है। तो इतना चीज आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों हमेशा के लिए। इसके बाद आप लोग देखिए दोस्तों समभूकंपीय रेखा या आइसोसिस्मल लाइन। सबसे पहले आप लोग समभूकंपीय रेखा की परिभाषा जान लीजिए। तो इसमें है दोस्तों समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है आइसोसिस्मल लाइन या समभूकंपीय रेखा। और इसे आप लोग इस तरह से याद रखिएगा जैसे कि इस फिगर में बताया गया है। जैसे दोस्तों ये 4 पॉइंट हो गया जहां पर जो भूकंप की तीव्रता है वो समान है और जब इन चारों बिंदुओं को मिला दिया जाता है तो इस चीज को कहा जाएगा
समभूकंपीय रेखा या आइसोसेस्मल लाइन। तो समभूकंपीय रेखा या आइसोसेस्मल लाइन कहा जाता है समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को। बस इससे ज्यादा दोस्तों इसमें जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए सहभूकंपीय रेखा या होमोसेस्मल पॉइंट या लाइन। तो इसमें है दोस्तों एक ही समय पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है सहभूकंप रेखा या होमोसेस्मल लाइन या पॉइंट। तो यहां पर आप लोग दोस्तों याद रखिएगा सहभूकंप रेखा कहा जाता है एक ही समय पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों को मिलाने वाली रेखा को। इसके बाद आप लोग देखिए दोस्तों भारत में भूकंपीय क्षेत्र या सेस्मिक जोन। तो भारत में दोस्तों कुल 4 भूकंपीय क्षेत्र या सेस्मिक जोन मौजूद हैं, जिसमें हैं 2, 3, 4 और 5। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा कि भारत में जो कुल भूकंपीय क्षेत्र या सेस्मिक जोन हैं वो हैं दोस्तों 4, जो कि हैं 2, 3, 4 और 5, जिसमें दोस्तों जो जोन 5 है वो मोस्ट सेंसिटिव जोन है और जो जोन 2 है वो सबसे कम संवेदनशील जोन है। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों जो जोन 5 है भारत का वहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है और जोन 2 में सबसे कम। सबसे पहले आप लोग देखिए दोस्तों जोन 5, और ये जोन 5 जो है दोस्तों भारत का वो भूकंप की सबसे अधिक संभावना वाला क्षेत्र है। और जोन 5 में आते हैं दोस्तों हिमालय के कुछ क्षेत्र और भुज जो कि है गुजरात राज्य का क्षेत्र। तो आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा कि भारत का जो सेस्मिक जोन है 5 या 5 वो भूकंप की सबसे अधिक संभावना वाला क्षेत्र है। और ये जो जोन 5 है ये आता है कुछ हिमालय के क्षेत्र में और भुज जो कि गुजरात में पड़ता है वहां के क्षेत्रों में। इसके बाद देखिए दोस्तों जोन 4, और ये जो जोन 4 है दोस्तों ये उच्च भूकंप संभावना वाला क्षेत्र है, लेकिन जोन 5 से कम संभावना वाला क्षेत्र है। और इसमें आते हैं दोस्तों हिमालय के कुछ क्षेत्र, उत्तरी मध्यवर्ती मैदान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो यहां से आप लोग दोस्तों इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद है दोस्तों जोन 2 और जोन 3, और ये जो जोन 2 और 3 हैं ये सबसे कम भूकंप संभावना वाले क्षेत्र हैं। और इसमें आता है दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र या पेनिनसुलर प्लेटू वाला एरिया। तो बस दोस्तों इसमें आप लोग इतना चीज ध्यान रखिएगा। तो भूकंप या अर्थक्वेक से दोस्तों हम लोगों को इतना ही पढ़ना था, और इसी में से दोस्तों एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छी लगी होगी, और यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो भूकंप या अर्थक्वेक के ऊपर तो प्लीज आप लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।